Hello guys, myself Ankur sir. Right now we are studying chemistry subject, and guys, in this video we will discuss about class 12th metallurgy chapter, which is 6th number of unit. Okay guys, let's start the topic. Actually guys, अभी तक हमने extraction of metal में concentration of ore पढ़ लिया है. अब प्रीवियस वीडियो के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास अभी जो ओर रही है वो कंसंट्रेटेड ओर रही. कंसंट्रेटेड ओर को कैसे डील करें ये इस वीडियो में हम देखते हैं. तो गाइस देखिए, कंसंट्रेटेड ओर मिली है तो कहीं ना कहीं हमने जो गंदगी थी, जो इम्प्यूरिटी थी इन टर्म ऑफ गैग और मैट्रिक्स, वो हमने वॉश आउट करने की कोशिश करी है, उसको धो डाला है कहीं ना कहीं. तो आगे उस कंसंट्रेशन को कैसे हटाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका रिडक्शन करेंगे. और रिडक्शन करने से पहले ये जरूरी है कि अगर हमारी करंट कंसंट्रेटेड ओर ऑक्साइड की फॉर्म में हो तब उसका रिडक्शन करना और आसान होता है. तो अल्टीमेटली सबसे पहले हम ऑक्साइड्स बनाएंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे और फिर उसका रिडक्शन करेंगे. तो कंसंट्रेटेड ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, पहला क्या करेंगे? कन्वर्जन टू ऑक्साइड और फिर ऑक्साइड का रिडक्शन. कन्वर्जन टू ऑक्साइड गाइस दो टाइप से कर सकते हैं. पहला कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग. रोस्टिंग तो आप जानते ही होंगे, जनरली जो बॉयज किचन में खाना बनाते हैं वो रोस्ट वर्ड का मीनिंग तो जानते ही होंगे. एक्चुअली बारबेक्यूनेशन और बहुत सारी जगह पे खाने को, वेजिटेबल्स को, किसी को भी रोस्ट किया जाता है. तो रोस्ट का मतलब हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, और कैल्सिनेशन का मतलब बोलेंगे हीट तो करेंगे पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना के बराबर होगी, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी. कैल्सिनेशन जैसे Fe2O3.XH2 को हीट करेंगे तो हमें आयरन का ऑक्साइड मिल गया Fe2O3. ZnCO3 को हीट करेंगे तो ZnO मिला और CO2 अलग निकल गया. या CaCO3 तो यहाँ CaOCO2, ठीक है. ऐसे ही MgO तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स मिल गए और CO2 अलग हो गया. तो इन रिएक्शंस को हम कैसे देखेंगे कि बनाना तो हमें ऑक्साइड ही है लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में. तो जो जनरली कार्बोनेट्स हुए या Fe2O3.XH2 हुआ, उनको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा कैल्सिनेशन. और रोस्टिंग क्या होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना. तो जनरली इसमें सल्फाइड ओर को हम हीट करेंगे. देखिए, Zn, Pb और Cu का सल्फाइड ले लिया, ऑक्सीजन को तो रखना ही है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा? सल्फर हटेगा, उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ZnO बन गया, PbS का PbO बन गया, Cu2S का Cu2O बन गया, और SA2 मिलके अलग होके ये सेपरेट हो गए. तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करना, सल्फाइड ओर को हीट करेंगे तो उनके ऑक्साइड्स बन जाएंगे. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम हमें दिख रहा है. सल्फाइड और कॉपर आर हीटेड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस. अब रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होता है? कुछ नहीं, यहाँ पे सल्फाइड ओर को यहाँ पे एयर एंड ऑयल रख दिया गया, मैग्नेसाइट यहाँ पे रख दिया, फर्नेस गरम करना, सिलिका मतलब यहाँ पे सिलिका रख दिया गया, और चार्ज ऊपर से चार्ज करेंगे, हैंगर से लटकाएंगे, टाई रोड से टाई करेंगे. तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सल्फाइड ओर को गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म करना है. एक्चुअली ये अगर आप हिंदी में वर्ड जानते हो तो फर्नेस को बोलते हैं भट्टी. जैसे हम कई बार हाईवे पे जाते रहते हैं
तो ईंटों की भट्टी नज़र आती है, हमें फर्नेस नज़र आती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो जब सल्फाइड को गर्म करेंगे तो अगर ओर के पास आयरन भी है तो वो सिलिका के साथ मिक्स हो जाएगी, SiO2 के साथ मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए FeO आयरन का ऑक्साइड सिलिका के साथ मिक्स हुआ तो बना FeSiO3 आयरन सिलिकेट, और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लैग बोला जाता है। ठीक है, तो स्लैग किसे बोलते हैं? FeSiO3 या किसी का भी सिलिकेट फॉर्म स्लैग कहलाता है। ओके, कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपरमेट। कॉपरमेट में क्या? Cu2S और FeS का मिक्सचर, वो कहलाता है कॉपरमेट। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट, एक तो कॉपरमेट, कॉपरमेट मतलब Cu2S प्लस FeS, और स्लैग FeSiO3, बहुत दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल रही है। और बाद में जो SO2 बनती है, यहाँ से निकलती है, उसको हम H2SO4 के मैन्युफैक्चर में काम ले लेते हैं, तो उसे वेस्ट नहीं जाने देते, पॉल्यूशन भी नहीं बढ़ता और H2SO4 अलग बन जाता है। कंसंट्रेशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन में पहला क्या करा हमने? कन्वर्जन टू ऑक्साइड। अब ऑक्साइड तो कर दिया, उसका क्या करेंगे हम? रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन आप या तो कार्बन के साथ कर लो या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कर लो। तो कार्बन CO में और कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए किसी भी मेटल ऑक्साइड का अगर कार्बन की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करें तो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मेटल से ऑक्सीजन निकल गया, हमारे पास आ गया मोर प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, दैट इज M, और CO बन के अलग हो गया। अब यहाँ MXOY लेंगे तो बैलेंसिंग में MX के बराबर है तो X आगे लगा देंगे, और CO दोनों Y है तो CO के आगे Y लगा देंगे। ऐसे रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। ये रटना नहीं है, समझना है। ओके, यहाँ पे अगर मैं लेट से CO2 कर दूं तो आपको आना चाहिए कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ 2Y हो जाएगा कार्बन के आगे, और CO2 हुआ तो 2Y, ऑक्सीजन हुआ तो 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2MX, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको ये समझना है। वेल, ये तो हुआ कि कैसे कंसंट्रेटेड ओर का हमने रिडक्शन करा और हमें ज़्यादा प्योर फॉर्म में मेटल मिला। एक और गाइस, कुछ बातें और होती हैं। बहुत सारे केस में हीट इज रिक्वायर्ड, बहुत सारे केस में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और जब मेटलर्जी में हीट का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उस थर्मल रिडक्शन को हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ओके, टू प्रिडिक्ट विच एलिमेंट विल सूट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ गिवन मेटल ऑक्साइड, गिब्स एनर्जी डेल्टा G इंटरप्रिटेशंस are made. Okay, now next topic is thermodynamic principle of metallurgy. What is this thermodynamic principle? सबसे पहले हमको इस छोटी सी बात से फेमिलियर होना पड़ेगा कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा G यहाँ पे गिब्स एनर्जी है, डेल्टा H एंथैल्पी, T टेम्परेचर, और डेल्टा S एंट्रोपी है। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, डेल्टा G नेगेटिव रहेगा तो रिएक्शन होगी, डेल्टा G जब नेगेटिव होगा तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन किसकी करना चाह रहे हैं हम? मेटल ऑक्साइड की, मतलब मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग होगा जब डेल्टा G 0 होगा। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हम ये भी जानते हैं डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ K। तो यहाँ पे डेल्टा G के नेगेटिव होने में कहीं ना कहीं K फैक्टर का भी यूज है, और K को यहाँ पे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारा मेन क्या है? मेन एम है हमारा
कि G कैसा हो, नेगेटिव G हो। दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ओके, नाउ इन कुछ बातों से कंक्लूजन मिलता है कि कब डेल्टा G नेगेटिव रहेगा। डेल्टा G जब नेगेटिव रहेगा जब डेल्टा S पॉजिटिव रहेगा और T भी पॉजिटिव रहेगा। तो T डेल्टा S की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और T डेल्टा S की वैल्यू यहाँ पे अगर ज़्यादा हो गई तो डेल्टा S से ज़्यादा होने पर इस नेगेटिव साइन की वजह से डेल्टा G भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और अगर दो रिएक्शन एक साथ हमने लिख दी तो दोनों के अलग अलग डेल्टा G होंगे। तो दोनों के अलग अलग डेल्टा G को अगर हम जोड़ें तो ओवरऑल वैल्यू क्या आने चाहिए, नेगेटिव आने चाहिए, मतलब रिएक्शन तब होगी। और इसी को हम एलिंगम डायग्राम से भी समझते हैं। ओके, एलिंगम डायग्राम क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम इसमें एग्जांपल देखेंगे कैसे डेल्टा G और कैसे टेम्परेचर को हम कोरिलेट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे क्या करना है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके मेटल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग होगा। अब लेट्स टेक वन एग्जांपल, 6.16 को मैं उल्टा कर देता हूं। उल्टा करने का मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड हुआ। चलो एक रिएक्शन बनी, ये तो इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शन है ही हमारी 6.16 फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन, या तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनूं या कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनूं, ये हमारी दूसरी रिएक्शन होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बनती है, या ये भी तो कर सकते हैं कि कार्बन और O2 C प्लस O2 CO2 बन जाएगा, ये तीसरी रिएक्शन होगी। तीनों राइट रिएक्शन को जब मैं आपस में कंक्लूड करता हूं तो देखिए मेटल ऑक्साइड से कार्बन जब मिलेगा, ओके, तो डेल्टा G मुझे नेगेटिव रखना है, तो यहाँ पे मेटल रह जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। या अगर दोनों में ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, या मेटल ऑक्साइड और कार्बन के साथ रिएक्शन करूं तो CO2 भी अलग हो सकता है, उससे भी मेटल अलग हो जाएगी। तो इन तीनों रिएक्शन से और मेन रिएक्शन से और इन तीनों पॉइंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे हम मेटल को ऑक्सीजन से अलग करें विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, और कैसे हम डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव रख पाए। ओके, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एज वी हैव सीन हीटिंग फेवर्स नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा G। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा G की वैल्यू भी नेगेटिव होती जाएगी। तो हम टेम्परेचर को कुछ इस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। अगर दो रिएक्शन है तो भी टेम्परेचर इतना बढ़ाते जाएंगे कि अल्टीमेटली दोनों का नेट डेल्टा G की वैल्यू भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो इसी चीज को डेल्टा G और T के ग्राफ से हम समझते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व आते हैं जिसको हम एलिंगम डायग्राम में, ये हमारा एलिंगम डायग्राम है, उसमें समझते भी हैं। ओके, सो आफ्टर एट अ पॉइंट डेल्टा G वैल्यू बिकम्स मोर नेगेटिव फॉर अ combined process including reduction of metal oxide. In difference in two delta G value after the point determines whether reduction of oxide of upper line is visible by element represented by lower line. तो अगर दोनों की लाइन में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो रिडक्शन भी फास्ट होगा, इजियर होगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है। वापस छोटा सा कंक्लूजन कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल्टा G नेगेटिव होगा। डेल्टा G नेगेटिव होने का मतलब मेटल से ऑक्सीजन अलग अलग होगा। तो यहाँ पे कार्बन की हेल्प से हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर। तो गाइज इसके बाद में हम देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ दिस पायरोनेटोलॉजी एंड टेम्परेचर के साथ।
इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। आज के लिए इस वीडियो में भी